एक और बड़ी खबर इस समय मैं आपको बताने जा रही हूं। शेख हसीना को जान का खतरा है। यह बात शेख हसीना जानती थी। शेख हसीना को लेकर सूत्रों की तरफ से खुलासा किया गया है। 31 जुलाई को भारत के राजदूत से शेख हसीना ने मुलाकात की थी। विरोधियों की साजिश के बारे में बताया था। भारतीय राजदूत ने यह जानकारी दिल्ली को पहुंचा दी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शेख हसीना की तरफ से हालात को पहले ही भांप लिया गया था और इसी के चलते 31 जुलाई जो मुलाकात भारतीय राजदूत से शेख हसीना ने की थी, जिसके बाद भारतीय राजदूत ने दिल्ली तक जानकारी पहुंचाई थी। जान का खतरा शेख हसीना जानती थी। 31 जुलाई भारत के राजदूत से शेख हसीना ने मुलाकात की। शेख हसीना ने अपनी जान पर खतरे के बारे में बताया, विरोधी ताकतों की प्लानिंग के बारे में बताया। भारत के राजदूत ने ये सारी जानकारी दिल्ली को दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोगे लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। मतलब पहले से ही इस स्थिति को भांप रही थी शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से ये तस्वीर साफ हो रही है और ऐसे में एग्जिट प्लान के तहत भारत का नाम पहले से ही शेख हसीना की लिस्ट में था। अब तो ये भी कहा जा सकता है मनोज्ञा, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी देश की तरफ देखते हैं, खासतौर से तब जब उसके साथ आपके संबंध अच्छे हों। शेख हसीना ने 45 मिनट उनको समय दिया गया था कि वो चॉपर लेकर देश छोड़कर चली जाएं, क्योंकि उनका खतरा मंडरा रहा था। जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि वो देश के नाम संदेश देना चाहती हैं, लेकिन सेना ने उसे उनकी परमिशन नहीं दी। भारत लगातार मॉनिटर कर रहा है। भारत आज ऐसा नहीं है कि आज स्थिति बिगड़ी है तो मॉनिटर कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध जिस तरह से रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि लगातार मॉनिटरिंग होती रही है कि वहां पर भारतीयों की क्या स्थिति है, धार्मिक संस्थानों की या फिर संगठनों की क्या स्थिति है, और उसके अलावा बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की क्या स्थिति है। साथ ही साथ अगर यहां पर स्थिति बदली तो उसका सीधा असर भारत की भविष्य पर क्या पड़ेगा, न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर, लेकिन ये बात तय है कि उनकी जान को खतरा रहा है। उनके पिता की जान को भी खतरा रहा था, जिसके बाद उनको भारत में रखा गया था उस समय भी, और उसके बाद अब जब उनकी जान को खतरा है तो बतौर पूर्व प्रधानमंत्री वो भारत में ही है और दिल्ली में ही है। अब दूसरी बात यह है कि 2:30 बजे जब एस जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं वो जब अपनी बात रखेंगे, अपना बयान रखेंगे लोकसभा में आज 2:30 बजे संसद में, तो बहुत सारी बातों से पर्दा हट जाएगा। अभी तक जो भी बातें आ रही हैं वो सब सूत्रों के हिसाब से छन कर आ रही हैं कि भारत क्या सोच रहा है, भारत की राजनीति प्रतिक्रिया क्या होगी, भारत की डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या भारत वहां से भारतीयों को निकाल देगा, क्या भारत वहां पर बाकी संगठनों की मदद किस तरह से करेगा, और नए देश में यानी कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भारत की उसके प्रति भूमिका क्या रहेगी। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, लेकिन फैसला तो आपको इन द मोमेंट लेना होता है, जिसका सीधा असर आने वाले कई महीनों और वर्षों तक होगा। लेकिन जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके बाद भारतीयों की सुरक्षा वर्तमान में भारत की बहुत बड़ी एक कंसर्न है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी यकीनन भारत में खासा कंसर्न है। और देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर एक और बड़ी खबर जो मैं दर्शकों को बताने जा रही हूं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, हिंसा भड़काने में छात्र शिविर संगठन का नाम है। छात्र शिविर संगठन जमाते इस्लामी का ही हिस्सा है। जमाते इस्लामी को आईएसआई का भरपूर सपोर्ट। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी बैन है। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी के पर कतरने का काम किया था। जमाते इस्लामी जो आईएसआई के सपोर्ट से ही जिंदा था बांग्लादेश में, और उसी का ये संगठन छात्र शिविर, जिसने कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंसा भड़काने का काम किया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर मौजूद हैं। जनरल कुलकर्णी, आईएसआई का हाथ, और लीजिए वो लिंक्स जो हैं, वो कड़ियां जो हैं, अब तो वो भी खुलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आईएसआई का हाथ जैसे 1971 के बाद जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ और पाकिस्तान की हार हुई, और जिस प्रकार से 90,000 से ज्यादा पीडब्ल्यूज पाकिस्तान के जब हमारे पास थे, वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था। और जिस प्रकार से बार बार हसीना जी बात करती हैं रजाकार लेकर के, ये सब उसमें शामिल थे। और लगातार उसके बाद जब जियाउल हक ने
ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की बात करनी शुरू की थी। तो ये एक उसमें हिस्सा था जिसमें वो चाहते थे कि किसी प्रकार से भी भारत का जो दबदबा है या भारत का जो प्रभाव है बांग्लादेश पे नहीं पड़ना चाहिए, जिसके लिए अब पाकिस्तान ने पूरी तरीके से, अब जब पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी तो चीन उसकी मदद करा था। तो इसमें काफी कोई हाथ है, कोई चीन भी चाहता है कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर इस मकसद से रहे, और वो प्रभाव दिख रहा था। 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश के पास आज भी है, चाहे वो फाइटर जेट्स है, चाहे उनके पास टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, या उनके पास फ्रिगेट्स है, सबमरीन्स है, ये सारी की सारी चीन उनको दे रहा है। तो इसमें कुछ, अगर आप देखें अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका चाहता था सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश उनको दे, जिससे कि वो यूएस का मकसद था चीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए, तो वो उसको नहीं मिला है। तो ये सब के सब, और इनका सबका जो खेल है, खेलने के लिए पाकिस्तान तैयार था। पाकिस्तान सोच रहा था कि किसी प्रकार से भारत का प्रभाव कम किया जाए और उसको ही माना जाए कि अगर जैसे अफगानिस्तान में हो रहा था, अमेरिका किसके ऊपर निर्भर था अफगानिस्तान में जब दखल अंदाजी दे रहा था? पाकिस्तान के ऊपर। सर सही कह रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान, सर उसके पास तो पैसा है नहीं, तो अब इस तरीके से वो इन जो अन्य देश हैं उनके हाथ की कठपुतली के तौर पर, और मकसद तो उसका हमेशा रहता है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वही नापाक खेल इन देशों के गठजोड़ के साथ जो यहां पर पाकिस्तान और आईएसआई ने खेला। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं, पाकिस्तान में मौजूद एबीपी न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान में मीटिंग हुई है। रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में ये मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने बाकायदा जश्न मनाया है। आईएसआई चीफ भी इस मीटिंग में शामिल था। जमात इस्लामी से बैन हटाने पर भी बात हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में एबीपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि रावलपिंडी में जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर मीटिंग और बांग्लादेश के हालात को लेकर बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। मनोगे लोईवाल, शुरुआती नजर में पाकिस्तान इसको अपनी जीत मानकर ये खुशियां मनाता हुआ, या फिर भारत को कहीं ना कहीं इसके जरिए नुकसान होगा, ये सोचकर खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण इस पर बोलना चाहूँगी रोमाना, कि पाकिस्तान इसलिए इस पर खुशियां मनाएगा और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में, बिकॉज बांग्लादेश पहले 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश के ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान के साथ एम्पथाइज करते हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए बार बार शेख हसीना ने अपने भाषणों में भी कहा था कि देखिए हम बांग्लादेश हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हमें ईस्ट पाकिस्तान न माने, हमें पाकिस्तान की कोई ब्रांच भी न माने। और उन्होंने इस तरह के वक्तव्य बहुत बार कहे थे, जिसके बाद उनकी जान को खतरा लगातार बढ़ता ही रहा था। उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है पिछले 15 वर्षों में, जब से ये शुरू हुआ है, ये इस तरह के उनके भाषण देना शुरू हुआ है। खासतौर से रोहिंग्या मसले के बाद जिस तरह से रोहिंग्या की आबादी बांग्लादेश में बढ़ी है, जो कि शुरुआती दौर में 2015 में जब ये शुरू हुआ था तब के आसपास से लेकर अभी तक अगर 1 करोड़ थी तो वह मल्टीप्लाई कर गई है, मैग्नीफाई कर गई है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है उनकी इकोनॉमी पर। खुद आपसी मतभेद देश में रहे हैं इस बात पर लेकर, पर पाकिस्तान की भूमिका इस पर आने वाले दिनों में एक के बाद एक आप देखिएगा पुष्टि होती चली जाएगी कि इसमें कितनी बड़ी भूमिका है। हमारे सूत्र ये तक बता रहे हैं कि आईएसआई के ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर रहे हैं जो छात्रों की आड़ में या तो अपना डीपी बदलकर या फिर इंटरनेट का उपयोग करके या फेसबुक, इंस्टाग्राम जो बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया फेसबुक बहुत पॉपुलर है बांग्लादेश में, उसका इस्तेमाल करके इस पूरे आंदोलन में फ्यूलिंग कर रहे थे। आप ये सोचिए कि अगर ये छात्रों का आंदोलन होता तो रिजर्वेशन पर आकर रुक जाता। ये रिजर्वेशन पर आकर नहीं रुका। जब आंकड़े बदल दिए गए, छात्रों की मांग मान ली सरकार ने, 30% से 5% हुआ, उसके बाद भी मान ली गई। एक कोर्ट ऑर्डर का पालन कर रही थी सरकार। उस कोर्ट के खिलाफ जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए तब तक इंतजार किया गया, लेकिन मामला हाथ से बिगड़ गया और उसके आगे चला गया। इसमें एक बड़ी भूमिका खुद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भी रही, जिन्होंने जराकार और जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया, रजाकार जिस तरह की, माफ कीजिएगा, शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिसे देशद्रोही भी माना जाता है या उन लोगों के हिसाब से गिना जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनने के खिलाफ काम किया था।
तो आप ये सोचिए कि इस शब्दावली का इस्तेमाल और उसके बाद विदेशी ताकतों का हाथ है या नहीं, लगातार ये यही तो रहा कि ये छात्रों का जो आंदोलन है वो दरअसल हाईजैक कर लिया गया, सैबोटाज कर लिया गया। ये छात्र हैं ही नहीं, अब तो ये रजाकार हैं। ये साजिश है सियासी जो उनके खिलाफ रची जा रही है और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ, जिस तरीके से रजाकार शब्द का भी उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये माना गया कि ये आंदोलन और भड़क गया और वो सोमवार, जो निर्णायक सोमवार बांग्लादेश की सत्ता के लिए साबित हुआ है।